चीज़ें मैं उसमें डाल दिया है, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें लिख दिया है। तो आप लोगों को आप लोग कहते हो ना कि हमें पीडीएफ दे दो, ये वो दे दो। तो पीडीएफ से बढ़िया रहेगा क्योंकि पीडीएफ तो गुम हो सकता है लेकिन वेबसाइट की जो लिखी हुई जो बातें ये कभी भी गुम नहीं होगा। तो हम लोग सीखने वाले हैं नाड़ी परीक्षण। अपने अपने कैमरे को खोलिए और अपने अपने ऑडियो को म्यूट करिएगा जरा। जैसे हम आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो नाड़ी परीक्षण है ये परंपरागत ट्रेडिशनल पद्धति से आया हुआ एक नॉलेज है। परंपरागत, ये किसी कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। ना ही नाड़ी परीक्षण जिस विधि से हम सिखाएंगे या हमने सीखा है, या किसी आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी उस तरह से खुल करके बातें लिखी नहीं है, नहीं लिखी है कहीं पर भी। सामान्य रूप से कुछ कुछ बातें कफ पित्त वात आदियों के बारे में, कुछ कुछ थोड़ा सा गतियों के बारे में कहीं कहीं प्रणाम जी संदर्भ बस कहीं कहीं लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम हर एक चीज को विस्तृत तरीका से हम यहाँ पर 35-40 दिन तक जितने भी दिन आपको समझने में लगेगा, हम उसको जो चीजें समझेंगे वो आपको एक तो कहीं बुक में मिलेगा नहीं, आपको आयुष योगी के इस वेबसाइट के ब्लॉग में ही ये सारी चीजें मिलेगा। मैंने पिछले बार भी बताया था, परसों भी, कि नाड़ी आपको तभी समझ में आएगा जब आप आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को समझते हैं। आज मेरे किसी स्टूडेंट का फोन आया कि सर मुझे शरीर विज्ञान के बारे में कुछ आप या तो आर्टिकल लिख करके भेजो या तो कोई बुक सजेस्ट करो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। तो नाड़ी सीखने के लिए आपको शरीर विज्ञान के सभी विधाओं को समझने की जरूरत नहीं है, कम से कम नाड़ी सीखने के लिए, क्योंकि नाड़ी में आवाज और नहीं आ रही गुरु जी। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ सर आवाज आ रही। ओके, जी जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। कैसे हो आप सब लोग? आपका ठीक आशीर्वाद है है सर। गुरु जी। तो इको चलिए हो जरा, रहा है। आप पुराने लोग हो और इस बार नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो सीखते हैं। अब हाँ फिर दोबारा उसी कहीं रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे। ऋषभ जी ऑडियो को कहीं बंद मैं करिए सभी लोग। उसी रास्ते में चलेंगे जहां हम पहले लड़ते पड़ते पहुंचे हुए थे, है ना? देवराज जी और ये सारे लोग वहां तक पहुंच गए, सीख लिया, समझ लिया, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे नए विद्यार्थी आए हुए हैं, तो इनको भी हम समझेंगे, प्रयास करेंगे कि वहां तक पहुंच जाए। इस बार हमने इस सेशन में क्या क्या सीखना है, किस तरह से सीखना है, कौन कौन बातों को पढ़ना है, वो सभी चीजें मैंने मेरे वेबसाइट ayushyogi.com में लिख करके डाल दिया है। तो वहां जाकर के मैंने वैसे तो लिंक भी आप लोगों को भेज दिया था। ये ब्रॉडकास्ट में ना अभी मेरे मोबाइल से ये ब्रॉडकास्ट में पता नहीं क्या लफड़ा शुरू हो गया इनका, ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैसेज नहीं डाल रहा है सही टाइम में, मैसेज नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रहा है, आधा उधा ही मैसेज जा रहा है। इसीलिए कल से आप लोगों ने ध्यान देना, 9 बजते ही उसी लिंक में क्लिक करना है जिस लिंक में आज आपने क्लिक किया था। जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया है वो पेमेंट देना है, पेमेंट दे करके क्लास में आना है। और 2500 रुपया इस नॉलेज के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप सीखते सीखते समझ जाओगे। हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनसे भी आप कर सकते हो। ये बहुत दुर्लभ चीज है। बेसिकली हम कहते हैं ना कि नाड़ी परीक्षण बहुत दुर्लभ है, और चले कहते हैं ना भैया दुर्लभ है, नाड़ी परीक्षण करने वाले लोग थे अभी है नहीं। बेसिकली नाड़ी परीक्षण कोई दुर्लभ चीज नहीं है। क्या? नाड़ी दुर्लभ चीज नहीं है। दुर्लभ क्या हो गया? आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी दुर्लभ हो गए। आज मेरे एक विद्यार्थी प्रदीप जी, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे वैष्णव भक्त है, मेरे परम मित्र है।
तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां जो है बड़ी हो गई और इन्होंने गोरखपुर में कहीं उन्होंने एडमिशन कर दिया बीएमएस में। पता चला 15,000 रुपया वहाँ, लेकिन वहाँ की टीचर ने कहा कि भैया ऐसा है, पढ़ने के लिए तो आपको प्राइवेट ही पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज तो हमारा है, 15 लाख रुपया आपका लगेगा। तो ये बड़े निराश हो गए, दूसरे कॉलेज में प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट में तो उनको मिल नहीं रहा था। चले गए तो किसी ने कहा कि भैया 80 लाख रुपया लगेगा, किसी ने कहा भैया 60 लाख रुपया, पता नहीं क्या क्या लगेगा। तो कहा कि भैया हम तो उतना तो खर्चा नहीं कर सकते। तो एडमिशन उन्होंने गोरखपुर में किया और कह रहे कि मेरे बच्ची को आप पढ़ा दो ऑनलाइन से। मैं कहा सारे लोग पढ़ रहे हैं तो बच्ची को आप भेजो। तो मेरा यह प्रसंग कहने का एक ही मकसद है और अर्थ ये है कि आजकल कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई आयुर्वेद का होती नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, आयुर्वेद का क्लासेस नहीं होता। अगर कहीं पढ़ाते भी है तो बस पेपर एग्जाम की तैयारियां करना। विद्यार्थी जैसे टीचर होंगे, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो हर मतलब कॉलेज का यही हाल है, चाहे वो 50 लाख ले चाहे वो 80 लाख ले, फाइनली उनका पढ़ना पढ़ाना कुछ है ही नहीं। बीएमएस क्लियर होने के बाद भी वो फिर हमारे जैसे वैद्यों के पास आकर के कहेंगे हाँ जी ये बनाना सिखा दो, ये क्या है सिखा दो। तो हर जगह यही चल रहा है। किसी भी कॉलेज में आपको नाड़ी परीक्षण तो वो सिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये उनका सिलेबस में है ही नहीं। जो सिलेबस में नहीं है उन्होंने सिखाना नहीं है, जो है वो भी उन्होंने, अब आपको पता ही है कि कॉलेज की कैसे स्टडी होता है। इसीलिए आप लोग भाग्यमानी हो कि जैसे तैसे करके आप लोग आयुष योगी के इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता, लेकिन मैं आयुष योगी और मैं अभी मैं आज से 10 साल पहले जब पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि यार दूसरे जैसे पढ़ाते मैं भी वैसे ही पढ़ाता हूँ। लेकिन 9-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैंने 10 साल पहले जिनको पढ़ाया था और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारा अंतर है। इसमें मैंने अपनी मेरी जो अनुभव है उसका मैं तड़का लगाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं जो कुछ भी आपको नाड़ी सिखाऊंगा, वो नाड़ी की प्रत्येक बातें आयुर्वेदिक सिद्धांत सम्मत रहेगा। आयुर्वेद के सिद्धांत से विहीन कोई भी बातें नहीं होगी, कोई भी बातें। डायग्नोसिस की मतलब किसी आदमी के फैटी लिवर हो गया, नाड़ी से अगर दिख रहा है तो रूट जो है इस आयुर्वेदिक सिद्धांत के ही तहत जाएगा। क्योंकि फाइनली ट्रीटमेंट जो पल्स डायग्नोसिस का एक ही मकसद है, हमें ट्रीटमेंट करना, किसी को प्रसन्न करना नहीं है। तो किसी ने फोन किया आज, उन्होंने कहा कि सर मुझे शरीर विज्ञान के बारे में जानकारी लेना है। मैं कहा कि उसके लिए तो आप आयुर्वेद से दुकानों से आप ले आओ शरीर विज्ञान, सारा पता चल जाएगा कि शरीर में शरीर कैसे बनता है। लेकिन सामान्य तरीका से मैं वेबसाइट में लिख करके डाल दूंगा और मैं ऐसे मैं आपको लिख करके डाल दूंगा। हालांकि इस बार नाड़ी में पिछले बार भी सिखाया था, इस बार भी सिखाऊंगा। शरीर विज्ञान को समझना आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, कोई है ही नहीं। समझना क्या है, कफ पित्त वात 3 दोष है। उसके बाद मल है 3 प्रकार के, मल मूत्र पसीना, 3 हो गया। मल कहने का मतलब है स्टूल से नहीं, बल्कि कान का मल, नाक का मल, आंख का मल, शरीर का त्वचा का मल, ये सारे मल के कैटेगरी में आएंगे। तो मल मूत्र और पसीना, ये 3 मल हो गया, 3 दोष हो गया, 7 धातु हो गया। इसको हमने सोचना है, समझना है। और आता है स्रोतस। हालांकि अब शास्त्र चरक में तो स्पष्ट बोला है कि भैया स्रोतस कितने हैं नहीं किसी को मालूम ही नहीं है। स्रोतों के बारे में जानकारी देने के लिए आचार्यों ने तो ग्रंथों में कुछ कुछ स्रोतों का एग्जाम्पल दिया है। मूत्र वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, स्वेद वह स्रोतस, मल वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, धातु वह स्रोतस, दोष वह स्रोतस, मनो वह स्रोतस, विटामिन। अब ये तो उन्होंने बता दिया। क्या उन्होंने क्या बताया कि भैया रक्त जो ब्लड है जिस रास्ते से जाएगा शरीर में गुजरेगा, उसकी अपनी रूट होगी, वो किसी औरों के रास्ते से नहीं गुजरेगा। तो उस रूट को हमने कहा स्रोतस। तो आयुर्वेद ने थोड़ा सा बताया है कि
कुछ कुछ स्रोतों के बारे में बताते हुए उन्होंने फाइनली बाद में बताया कि ऐसा है स्रोतों के बारे में कि यह अनगिनत है, अनंत है, अगाध है। मतलब कोई कैलकुलेट नहीं हो सकता कि हमारे बॉडी में कितने स्रोतस है, करोड़ों है, अरबों है, खरबों है। जैसे जैसे समय आएगा, देखो अभी कोरोना वायरस वह स्रोतस, कोरोना वायरस एक शरीर में जा रहा है, कोई भी चीजें किसी औरों के रूट से नहीं जा सकता, उसका अपना सत्ता वहां होगा। क्या शरीर में जो कुछ भी मूर्तिमंत है, मूर्तिमंत का मतलब जो है और जिसका प्रभाव दिखता है, वह क्षेत्र उसका अपना है। लेकिन इससे पहले 2020-22 से 2021 से पहले तो कोरोना के बारे में कोई बात थी नहीं, तो इसका मतलब क्या, उसका कोई स्रोतस नहीं था, लेकिन वह चीजें शरीर में प्रवेश नहीं हुई थी, वो एक्टिव नहीं हुआ था। दाढ़ी वह स्रोतस, देखो दाढ़ी आ रहा है, मूछ वह स्रोतस, बाल वह, जहां से इसके रूट बनते। अब दाढ़ी मूछ वह स्रोतस जहां से दाढ़ी मूछ पनप रहा है, इसका जड़ बहुत नीचे तक है। लेकिन जब बच्चा के जन्म हुआ तब तो दाढ़ी मूछ तो दिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तब इसके रास्ता, इसका जुगाड़ नहीं था, इसके बनने की प्रक्रिया नहीं थी, इसके जरी, इसका रूट नहीं था, रूट था तब भी, लेकिन उसका टाइम नहीं आया था। यही बात चरक संहिता के अपस्मार अध्याय में जाकर के देखोगे, निदान स्थान में, चिकित्सा में स्पष्ट उन्होंने बताया है। क्या बताया कि जिस प्रकार से एक अन्न को मिट्टी में फेंकोगे तो वो तभी वहां से अंकुरित होगा जब उसका अंकुरित होने का ऋतु के हिसाब से काल चक्र के आधार पर समय आएगा, तब जाकर के वो अंकुरित होगा। अदरवाइज ऐसे नहीं होगा कि आपने आज डाला, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्रकृति का हर चीज ऋतु से आबद्ध है। एक अच्छे ऋतु में वनस्पति लगाओगे पौधे, तब वो आएगा। हमेशा पौधे लगाओगे तो उगेगा नहीं वो। अब आप कहोगे भैया अभी तो मिट्टी से उखाड़ के ले आए थे, अभी ये लग क्यों नहीं रहा है? समय, ऋतु चक्र, काल चक्र हर किसी का डिसाइड होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे स्रोतसों के बारे में, तो स्रोतस बहुत सारे हैं, अनगिनत है। इसमें से आचार्यों ने कहा कुछ चीजें हम आपको बता देंगे, कुछ चीजें आप अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा उसकी पहचान करो। हमारा हिंदू धर्म शास्त्र में भी यही बात है कि ये अमुक अमुक शास्त्र हमने लिख दिया, इसमें ऐसे ऐसी बातें लिख दिया, लेकिन जो लिखा उसी के ऊपर अंधभक्त बन करके लगे मत चलो कि भाई जो वहां लिखा है वही हम मानेंगे, वही हम करेंगे, अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे। यह हिंदू सनातनियों का ये मतलब व्यवस्था है, ये ज्ञानियों का धर्म है, ये ज्ञान है इसमें। और ज्ञान स्थिर कैसे हो सकता है? शास्त्रकार अगर बुद्धिमान थे तो वो ऐसे तो कह ही नहीं सकते, अगर वो बुद्धिमान है, कि भैया जो हमने लिख दिया, जितना लिख दिया उतना ही है, इससे ज्यादा ना सोचना, अपने एंड से दिमाग नहीं लगाना। दुर्गा माता जी की पूजा हमने ऐसे बताया है तो ऐसे ही करना है, अपने एंड से दिमाग मत लगाओ। कोई ज्ञानी और बुद्धिमानी ऐसा नहीं बोलता, लेकिन शास्त्र के उस पेज को कौन पढ़े, कौन बताए? लेकिन आयुर्वेद में तो स्पष्ट है, और हम बता भी रहे हैं। ग्रंथकार बोलते हैं हमने कुछ तरीका बताया, जो सिद्धांत बताया वो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ऐसे ऐसे होता है, हमने अपने टाइम में इस तरह की चीजें देखा और ऐसे हमने डायग्नोस किया। समय बीतता जाएगा, ऋतु चक्र और परिस्थितियों का जो ये बोझ है, हो सकता है चीजें बदल जाए। अब आप पढ़ रहे हो तो अनुभव से, अभ्यास से, शास्त्र अध्ययन से बुद्धि का जगरना करो,
और अपना एक नया विचार उसमें रखो। इसी के आधार पर हम नाड़ी परीक्षण में भी कुछ कुछ चीजें बदलते हैं। बदलते इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसका जड़ ही चेंज हो जाएगा, नहीं। हम पढ़ तो वही रहे, समझ तो हम वही रहे, हमारा रूट भी वही है, लेकिन समझने का उसकी जो दायरा है हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पढ़ना भी पसंद है, पढ़ाना भी पसंद है। मेरा ये मानना है कि मैं पढ़ाते हुए बेहतर पढ़ पा रहा हूँ, आपको पढ़ाते हुए मैं अच्छा पढ़ पा रहा हूँ, अच्छा समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शास्त्र समझना और शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा ही आप लोगों का सोच है तो निश्चित तौर पर आप मेरे साथ आपका हिसाब किताब बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, दूसरी बात, मैं बीएमएस भी नहीं हूँ और मैं एक सामान्य आपके ही जैसा हूँ। अगर आप लोग बीएमएस नहीं हो, सामान्य हो, मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके मन में कहीं एक ख्याल ना आ जाए कि भैया यार मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ, संस्कृत भी नहीं पढ़ा हूँ, बीएमएस भी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, तो मैं कैसे आयुर्वेद सीख सकता हूँ, मैं कैसे नाड़ी सीख सकता हूँ। देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने स्वतः अभ्यास से, हाँ कुछ गुरुजी जो है उनकी सान्निध्यता मिली, उन्होंने कुछ रूट बताया, कुछ तरीका बताया, लेकिन स्वाध्याय ही मेरा सारी चीजें हैं। मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ तो अपने अध्याय से मैं खुद पढ़ता हूँ, किसी की जरूरत है ही नहीं। दो ही तो है, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, 3 ग्रंथ है, चौथा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सतत अभ्यास, कंटिन्यूसली पढ़ने की आदत, समझते हुए पढ़ने का आदत। क्योंकि मैं संस्कृत से आचार्य हूँ, वाराणसी से पढ़ा हुआ हूँ, संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, ये सारे संस्कृत के ग्रंथ है और दार्शनिक तरीका से लिखा हुआ है, तो मुझे उसकी भाषा थोड़ा समझ में आता है। आप लोगों को कम समझ में आएगा, हो सकता है आप लोग भी अपने एंड से कर सकते होंगे। तो मेरा ये बात कहने का एक ही मकसद है कि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, कोई तुरम खान नहीं हूँ कि मैंने कहीं से एमडी कर दिया या ये कर दिया, मैं तो पहले से नहीं, मैं भी सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक आया हूँ। और मैं नाड़ी देखता हूँ, सिखाता हूँ, कई सालों से सिखा रहा हूँ, पुराने हमारे सारे विद्यार्थी है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी सीख सकते हो, जैसे मैंने सीख लिया दूसरों ने सीख लिया। जिन्होंने पहले सीखा वो भी कोई बीएमएस नहीं है, सिंपल से ही सारे लोग हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बीएमएस अगर हम नहीं है या हमने आयुर्वेद कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, तो हमें कोई बीएमएस एमडी किए हुए डॉक्टर के पास जाकर के कुछ सीखना बड़ा, उनकी ऐसी हमारे प्रति उनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि तू बीएमएस नहीं है, तू आयुर्वेद नहीं पढ़ा हुआ है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तू वैसा क्यों बोल रहा है, तेरे को हम नहीं सिखाएंगे, तेरे को हम कुछ नहीं मानेंगे, तू तो जो है पता नहीं क्या है क्या है, ऐसे ऐसे बातें वो बोलते, बड़े घमंड और अभिमान से वो लोग बोलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ भी ऐसा आज से 15-20 साल पहले हुआ है। तो भैया मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो अभी मैंने सीखा तो नहीं है, सीख रहा हूँ बस, रोज पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और प्रैक्टिस में जब पेशेंट आते तो हमें रोज के रोज पढ़ना होता है। तो भगवती की कृपा की बस चल रहा है रोजी रोटी, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीएमएस नहीं हो तो मेरा मानना ये है कि बीएमएस डॉक्टर के पास आपने पढ़ने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको निश्चित तौर पर पढ़ाएंगे नहीं। अगर वो कहेंगे हाँ पढ़ो तो वो आपको झुलाएंगे ज्यादा, पढ़ाएंगे नहीं। अगर आप कहोगे नहीं ये संभव नहीं है, तो मेरे यहाँ पर 2-3 काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट है जो बीएमएस है, लेकिन वो कहीं चले गए और उन्होंने उनको पता नहीं क्या क्या चीजें बोल के भेज दिया। मैंने कहा यार तुम आप जाते क्यों हो, सेल्फ स्टडी करो ना, अपने से पढ़ो, अगर उनमें से कोई बातें समझ में नहीं आता तो मेरे को पूछो। ये बातें हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्या बात है अजय कुमार जी, ये तो आपके श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धा है आयुर्वेद के प्रति या किसी भी विषय के प्रति तो ज्ञान आपको मिलना निश्चित बात है। लेकिन गुरु का भी बड़ा महत्व होता है उसमें। तो जैसे एकलव्य थे, उनका तो कोई गुरु थे ही नहीं, एकलव्य के कोई गुरु नहीं थे, तो उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया बताइए, आपको सबको पता ही है एकलव्य को ज्ञान कैसे मिला।
तो वही कहानी है। तो गुरु के लिए कोई व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, किसी एक चीज के ऊपर विश्वास रख लो। जैसे उन्होंने किया वैसे ही आप भी करो, ये मैं नहीं कह सकता या मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आप भी मेरे ऊपर या कोई ऐसे व्यक्ति जो कि वाकई में आयुर्वेद को श्रद्धा से पढ़ता होगा, आयुर्वेद को पूजता होगा। पूजने का मतलब सिर्फ पुष्प से चावल से नहीं, और बल्कि समझते हुए आयुर्वेद को समझाने का प्रयास करता होगा। ऐसे लोगों के पास जाइए, शरण में जाइए, नहीं किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। आपका बुद्धि और विचार अगाध होना चाहिए। जैसे गुरु शिष्य, गुरु चेले के होता है ना कि भाई तू चाहे जो मर्जी बोल ले, तू ही मेरा गुरु है, मैं तेरा चेला हूँ। तू अच्छा है तो मेरा गुरु, तू बुरा है तो मेरा गुरु। तू चाहे ज्ञान दे ना दे, तू चाहे अनपढ़ हो या गवार हो। तो आयुर्वेद में या धर्मशास्त्र के विषय में ये बात नहीं है। ज्ञानी के पास जाना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें चिपकना नहीं है। मेरे पास भी आपने नाड़ी सीखना है, लेकिन मेरे से चिपकना नहीं है। हर रोज हमारे यहाँ जो आयुर्वेद का क्लास होता है उसको ऑनलाइन से इकट्ठे होकर के हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिनको नहीं समझ में आता वो ऑटोमेटिकली हमारे आईसीयू की छोड़ के चले जाते हैं, वो भी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनको, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा पढ़ाने का ये है कि हम चाहते हैं कि गहराई में जाए और चीज़ें एक्चुअली समझे। सिर्फ फार्मूला के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होते। फार्मूला तो आप खुद ही बना लोगे जब आपने उन सिद्धांतों को समझ लिया। सूत्र को समझना और जानना जरूरी है। सूत्र जानने पर सारी चीजें अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उम्मीद है आप सभी लोग ये हमारे पूरे सेशन में सहभागी होंगे और अच्छी तरह से इस सुविधा को समझने का प्रयास करेंगे। पहला सूत्र है, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? कोई मुझे बताइए। यस सर। हाँ गुरुजी, हो रहा है, हो रहा है। ओके, तो ये जो ब्लॉग मैंने जो लिखा हुआ है, देखिए ये ब्लॉग यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ अभी। जैसे जैसे आएगा, कैसे कैसे नाड़ी देखना है, तमाम बातें वायु के बारे में। अब ये मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र दोष प्रकोप, परतंत्र दोष प्रकोप, धातु क्षयजन्य वात व्याधि या दोष व्याधि, या तमाम इस तरह की जो बातें हमने जो किए थे वो मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया। देखो, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको दुनिया का कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर आपको हिला ही नहीं सकता। आयुर्वेदा डॉक्टर क्या, कोई भी आपको नहीं है। अगर इतना आपने जो मैंने ब्लॉग लिखा है ना, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आयुर्वेद में आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि पूछिए मत। मैं फिर से आपको बताता हूँ, नाड़ी परीक्षण में तभी आप सफल होंगे जब आप इन सिद्धांतों को प्रॉपर तरीका से समझेंगे। चरक संहिता, सुश्रुत, अष्टांग हृदयम वगैरह अच्छी तरह से आप अगर पढ़ेंगे समझते हुए, तब आप नाड़ी में जैसे जैसे पढ़ते जाओगे चीजें समझ में आती जाएगी, वैसे वैसे आप इन चीजों के करीब जाएंगे। और जैसे ही लोगों की नाड़ी चेक करेंगे, लोगों के नाड़ी कलाई में उंगली रखे उससे पहले ही शास्त्र अध्ययन के बदौलत आप उसके बहुत सारी चीजें डायग्नोस कर सकते हो। उसकी चाल डाल, उसके फेस, उसके शरीर की आकृति, उसके बोलने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, यस करने का, ना करने का तरीका, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उससे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस आदमी में क्या हुआ होगा। शारीरिक है, मानसिक है, इंद्रिय विकृति है, क्या कुछ है, आप समझ लोगे। बस अध्ययन करना है शास्त्र का। सूत्र क्रमांक 1, जहां जहां जरूरत होगा वहां वहां आयुर्वेदिक शब्द भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हो तो उसका मतलब पढ़ना ही होता है, और शॉर्टकट तो किसी चीज में होता नहीं है। यथा बीणागता तंत्री सर्वान रागान प्रवासते, तथा हस्तगता नाड़ी सर्वत्र रोगान प्रकाशते। सर्वान रोगान प्रकाशते, इस शब्द का अर्थ होता है यथा बीणागता तंत्री। यहाँ पर बीना हो गया, बीणा होना चाहिए था, गलती हो गई, मिस्टेक। जिस प्रकार से बीणा जो एक वाद्य वादन होता है, बीड़ा जिसको बजाया जाता है, सितार भी बोलते हैं। तंत्र यानी उसका तार। एक बीड़ा में तार होता है जिसमें मिजराब मारते हैं ना, वो मिजराब जिसमें मारते हैं, जिसमें से मीट वगैरह खींचा जाता है, वो एक ही तार होता है।
बाकी तो झनकार के लिए होते हैं, बाकी चिक्कारी बोलते हैं जिसको। तो जो मीट जो खींचा जाता है वो एक ही तार होता है। उस एक तार में सितार बजाने में कुशल जो व्यक्ति है, उस एक तार से ही अनेक प्रकार के स्वर लहरियां, अनेक प्रकार के शब्द श्रृंखलाएं शास्त्र संगीत का, देखो कितने कितने सारे मंत्र मुग्ध ऐसे आवाज वहां से वो निकालता है, जबकि तार एक ही है। वो एक ही 3 उंगली से ही वो उसको बजाता है। उंगली बजाने में कितने उंगलियां? 3 उंगली। ये क्या हो गया? हम्म। एक 3 उंगली से एक तार के ऊपर रखता है और कई प्रकार के स्वर लहरियों को वो निकालता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी हृदय से उत्पन्न होने वाला जो लब जप, जो हार्ट का जो साउंड है, हार्ट की जो गति है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर से हृदय से जो चिंगारियां जो निकलता है, जिन्हें हम कह सकते हैं, या लब जब जो होता रहता है, उससे ब्लड, रस, रक्त आदि सर्कुलेट होते शरीर में। उससे जो तरंगित होते हुए हमारे 10 धमनियों से, हृदय से निकलने वाली जो 10 धमनियां हैं, उनमें से बहुत सारे धमनियां शरीर के अंदर और ज्यादा कुछ धमनियां जो है शरीर के बाहर गति करता है। शरीर के बाहर का मतलब है हमारे स्किन से होते हुए, स्किन के जरा सा नीचे होते हुए कुछ जो नाड़ियां हैं वो गुजरता है। उनमें से रेडियल आर्टरीज में एक नाड़ी है जो सबसे सुपरफिशियल है और वो हार्ट से होते हुए आया है। और वहां जैसे हम उंगली रखते हैं तो हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली वह तरंग, क्योंकि हृदय तो सुख दुख का ज्ञाता बताया गया है, देह साक्षी। समूचे शरीर में हृदय से जब रस रक्त प्रवाहित होकर के जब पहुंचता है सभी अर्गन में, सभी टिश्यूज में, तो उसका जाने का मूल काम है वहां से प्रोटीन को लेके जाना, यानी वहां से पोषण को लेके जाना, पोषण को लेकर के जाता है और मलों को बहाते हुए आता है। ये हमेशा जो ये लब जब होता रहता है हमारा हार्ट, उसका 2 ही मकसद थे। पहला मकसद, जो भी हमने भोजन किया है वह हृदय से रस और रक्त के रूप में कन्वर्ट होकर के पूरे शरीर में हार्ट से उत्पन्न होने वाला रक्त, जो विद्युत तरंग है, ऊर्जा है, वो उसको लेकर के जाता है। आहार रस के संदर्भ में पोषण लेके जाता है, जो रक्त में कन्वर्ट हो चुका है, जो प्लाज्मा है, जो ब्लड, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या जो रक्त के अंदर ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं उसको लेकर के जाता है। लिवर में, स्प्लीन में, किडनी में, हर जगह जाता है। और वहां से मलों को, टॉक्सिन को, जो पहले डाइजेस्ट हो चुका है और मल के रूप में जो कन्वर्ट हो गया है, जो हम कह रहे थे ना मल, 3 प्रकार के मल, वह जो मल है वही रक्त और रस उसको वहां से उबाड़ के बहाते हुए लेकर के आता है। चूंकि हमारा हृदय चेतना का कारक है, ज्ञान का प्रतीक है, उसमें पूर्व जन्म की बातें तक, आपकी पूर्व जन्म की समूची जो बातें हैं वो आपके हृदय को मालूम है। इस जन्म की अभी की शरीर में स्थित जो सुख दुख की भाव है, आपके किडनी में अगर कोई दुख है, आपके लीवर में कोई अगर प्रॉब्लम है और वो जूझ रहा है उससे, तो जैसे ही रस और रक्त उस जगह तक पहुंचता है तो हृदय से ही तो पहुंचा है। ज्ञान साक्षी है वो हृदय। जब आता है तो सुख दुख रूपी भाव को भी लेके आता है, हृदय को पता चलता है। वही आना और जाना रस रक्त का यह जो संवहन क्रिया है, इस क्रिया से आयुर्वेदिक वैद्य, आयुर्वेदिक शास्त्र अध्ययन करते 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 जिसने प्रकृति को ही स्टडी करना शुरू किया,
शास्त्र के अध्ययन करते करते। हमारे सामने एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव देख करके हम अंदाज लगाने लगते हैं, है ना, कि ये आदमी कैसा है। लगाते कि नहीं लगाते? ये आदमी सुखी है, इस दुखी है, अभी खुश है या क्या है, क्या है, क्या है। उस आदमी के चेहरे से ही हमें पता चल जाता है। वो आदमी एक बार एक लफ्ज बोले तो उस आदमी के विचार हमें पता चलने लग जाता है। ये सभी चीजें हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये सभी चीजें हमें हमारा शास्त्र सिखाता है। दोषों के आधार पर कफ प्रकृति वाले कैसे, पित्त वाले कैसे, वात वाले कैसे, रक्त वाले कैसे, जिसका ओज क्षय हो गया है वो कैसे, जिसका ओज वृद्धि हुई है वो कैसे, सभी चीजें हमें पता चल जाता है। यानी कि यह जो हमें पता चल रहा है, यह पता चलने वाली जो कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, ये कहाँ से मिल रहा है मुझे? उसी हृदय से मिल रहा है, क्योंकि वो चेतना का प्रतीक है। वो उसमें अगाध ज्ञान है, मूल्यांकन करने की कैपेसिटी हृदय के अंदर है। तो उसी हृदय से जब रस रक्त प्रवाह होकर के समुचे ऑर्गन तक जाता है, तो निश्चित बात है वो ऑर्गन अगर किसी समस्या से जूझ रहा होगा, किसी में कैंसर हो रहा होगा, किसी में ट्यूमर हो रहा होगा, किसी में फैटी लिवर, स्प्लेनोमेगाली है, हिपेटोमेगाली, इन सारे रोग से जूझता हुआ वह ऑर्गन, शरीर का वह एक हिस्सा किसी दुख से जूझ रहा है, संकीर्ण हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का समूचा जो ऑर्गन है वो सेल से बना है, और जो सेल है उस सेल में चेतना रहती है। सेल में क्या रहता है? चेतना। मल्टीपल उसको होने की उसमें ऐसी कैपेसिटी होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से हजारों, ऐसे होते हैं ना। एक छोटा सा बच्चा छोटा था, देखते देखते कितना बड़ा हो गया। ये बड़ा होने की व्यवस्था किस में है? रक्त में है। वह जो ब्लड है, वह जो सेल है ना, वो सेल धीरे धीरे मल्टीपल होता हुआ जाता है। यानी सेल सेल ही तो ऑर्गन का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है। उसमें है चेतना। चेतना है तो सुख और दुख का भाव उस चेतना में होना चाहिए। जब हृदय भी चेतना का प्रतीक है, सारा सेल चेतना का प्रतीक है, संवहन वो हो रहा है, उस सुख और दुख के भाव उस नाड़ियों से बहते उस रक्त और रस के प्रवाह में हमें जिस प्रकार से पानी में उंगली लगाते हैं, गर्म है, ठंडा है, गंदा है, बुरा है, अंदाज लग जाता है। उसी प्रकार से जैसे हम रेडियल आर्टरीज में 3 उंगली लगाते हैं, तो दोषों के संदर्भ में ये कफ वर्गीय धातुओं से, या पित्त वर्गीय धातुओं से, ये वात वर्गीय धातुओं से, ये कफ वर्गीय जो सेल, ये पित्त वर्गीय सेल, ये वात वर्गीय सेल से इस तरह के सुख दुख रूपी भाव आ रहा है हमारे पास, निश्चित पता चलता है। लेकिन कैसे पता चलेगा? तो जिस प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से ही वो बीड़ा वादक, सितार बजाने वाला एक अच्छा सितार से आवाज निकालता है, उसमें से कई सारे गजल, कई सारे गाने, रागों का ऐसे मनमोहक राग उत्पन्न करता है, लेकिन कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। वो तो टै 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 ही करेगा, वो भी आवाज नहीं निकालता, है ना। वही तार, वही सितार, वही मिजराब, एक आदमी इतना बढ़िया बजा रहा है और ये दूसरा आदमी से टै टै भी नहीं हो रहा। इसके पीछे का एक ही कारण है कि उसने अभ्यास किया है और इसने अभ्यास नहीं किया है। तो यदि आपके मन में ये आता है कि यार नाड़ी में हमें कुछ लगता नहीं है कि कुछ मिलता होगा, तो ये गलत बात है। नाड़ी से समूचा नॉलेज मिलता है, अभ्यासात प्राप्यते सिद्धिम। इसमें अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज है। अभ्यास से ही सभी चीजें संभव है, और निश्चित संभव है। दो ही चीजें, निरंतर अभ्यास होना चाहिए और निरंतर शास्त्र का चिंतन होना चाहिए। शास्त्र को जितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ने से कभी मुझे लगता है शास्त्र अध्ययन नहीं होता। शास्त्र तो लोगों के सामने बैठ के जो शास्त्र को जानने वाले हैं, मल्टीपल लोगों के सामने बैठ करके, साथ बैठ करके शास्त्र के अध्ययन करें। हमारा जो चरक संहिता है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो, चरक संहिता कोई एक आदमी ने कमरे या किसी गुफा के अंदर बैठ करके लिखा है ऐसा नहीं है। उसके अंदर कई प्रकार के संवाद है। चरक ऋषि किसी गांव में जाते हैं, जैसे जो जनपद ध्वंस, ये जो
चरक संगीत, पानी पिलाना जरा। हेलो, जो जनपद ध्वंस है इसकी जो व्याख्या किया गया है उसमें भी आचार्य जो है किसी गांव में पहुंच गए और उस गांव की जो रक्त पित्त, पंजाब में जब आए तो रक्त पित्त उन्होंने यहाँ के लोगों में ज्यादा देखा, तो पंजाब में रक्त पित्त देखा। ऐसे बहुत सारे जो अध्याय है, जो प्रसंग है, देश जगह में घूम घूम करके आपस में बैठ करके वहां के वैद्यों के साथ परामर्श करके वहां के वैद्यों के साथ बातें समझ करके उन्होंने एक दूसरे के साथ डिबेट करके ये चीजें लिखा हुआ है। यानी एकदम परिष्कृत विषय है आयुर्वेद। यानी ये किसी एक व्यक्ति का विमर्श नहीं है। ऐसे ही जो वेद है ना हमारा, वो भी किसी एक, हम लोग कहते हैं ना कि भाई वेद व्यास ने लिख दिया, अरे लिखा नहीं है उन्होंने। मोहन यादव जी प्लीज ऑडियो बंद न करिए। वेद किसने लिखा है? वेद अनंत है, किसी ने लिखा नहीं। वेद के जो मंत्र है अनंत आकाश में, ऐसे शास्त्र में लिखा मिलता है, अनंत आकाश में था, गुप्त रूप में था। फिर मार्कंड ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र को कैप्चर किया, किसी ऋषि ने किसी को कैप्चर किया, किसी ने किसी को कैप्चर किया। उन्होंने उन मंत्रों के ऊपर अगमर्षण किया, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करके उनको उस मंत्र से कुछ चीजें सिद्धियां मिली और वो सभी अपने अपने मस्त पहले। इन सभी से वेद व्यास ने, वेद व्यास फिर कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। वेद व्यास एक, जैसे जनक किसी का नाम नहीं है व्यक्ति का, जनक बेसिकली एक पोजीशन का, एक पोस्ट का नाम है। ऐसे वेद भी कोई एक नाम, वेद व्यास जो है एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह भी एक 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 पोस्ट का नाम है, एक अवस्था का नाम है, ठीक है, एक स्थिति का नाम है। जैसे आचार्य अगर मैं हूं तो मैं आचार्य हूं, तो ये क्या है? ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरी उपलब्धि है, मुझे इस तरह के। और आचार्य तो बहुत सारे हैं। तो वेद व्यास ने सारे के सारे मंत्र उन उन स्थानों में जाके उन लोगों से प्रार्थना करके उन मंत्रों को कलेक्शन किया और एक एक जगह उन्होंने रख दिया। अगर आप ऐसे अलग अलग बुक पढ़ते हो, जैसे रुद्राष्टाध्यायी हो गया, ऐसे तो वहां देखना, वहां विनियोग हर जगह हर मंत्र में आता है लगभग। गायत्री का विनियोग, इसका विनियोग, मंत्र जाप क्यों? उस विनियोग में जिस ऋषि ने उस मंत्र को प्राप्त किया है, उस ऋषि का नाम उस विनियोग में आता है, इसीलिए क्योंकि मंत्र उसने प्राप्त किया है। तो नाड़ी परीक्षण भी उसी प्रकार से बड़े ही ये एक विलक्षण नॉलेज है। और लेकिन ये है कि अभ्यास से ही आपको ये सारी चीजें मिलेगा, ठीक है। तो एक ही हाथ है, एक नाड़ी है, आपके 3 उंगली है। जैसे बीड़ा बजाने वाला अभ्यास से बीड़ा से स्वर समूहों को निकालता है, ऐसे ही आप अभ्यास से उस चीज को कर सकते हो। अब एक प्रश्न आता है, नाड़ी परीक्षण करना कब चाहिए, समय क्या है? तो मैंने एक चीज देखा हुआ है, विकृत अवस्था में अगर आपने नाड़ी देखना है, कोई आदमी आ गया और उसको कोई समस्या है, तो मैंने देखा उसको कभी भी भोजन करने के मतलब कि उसका पेट जो है 1.5 से लेके 2 घंटे के अंतराल में नाड़ी देखना चाहिए। मतलब भोजन, उसको पेशेंट को बोलना है कभी भी आ जाओ, बस 1.5 घंटे से भूखा होना चाहिए, कुछ नहीं खाया हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर हमें प्राकृत नाड़ी भी समझना है, देखो नाड़ी की 2 बातें, एक तो विकृति है और विकृति हमें कभी भी दिख सकता है। किसी आदमी के शरीर में कफ बढ़ा है, चाहे सुबह देखो, दोपहर देखो, रात देखो, उसका कफ जस का तस ही रहेगा। लेकिन प्राकृत शरीर देखना है, अगर कोई आदमी स्वस्थ है तो उसकी स्वस्थता दोपहर में, शाम में, रात में दिखेगा नहीं। ये इतनी सी बात है। विकृति को देखने के लिए तो कभी भी देख लो, लेकिन उसके नेचुरल, जैसे कोई आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर में कोई दोष नहीं है, लेकिन आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है ना जिसमें कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक ऐसा कोई दोष ना हो, कोई विकृति ना हो, आज के समय में तो है ही नहीं। क्योंकि आजकल तो लाइफस्टाइल इतना बेकार हो गया, हर किसी का, कोई आदमी चाहे तो भी
प्लीज ऑडियो को बंद करिएगा। कोई भी आदमी चाह करके भी अपने शरीर के इन दोषों को वो नहीं कर सकता। तो हर कोई आदमी में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता। किसी के शरीर उसको उजागर करता है, दिखाता है। किसी किसी का शरीर का आत्मशक्ति, आत्मबल, उसका ओज तेज आगे इतना अच्छा होता है कि उस दोषों को वो दबा देता है, उसको वो कंट्रोल करता है, रोगी को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर खिचड़ी पकी हुई रहती है दोषों का। तो सूत्र बोलता है प्रातः कृत समाचार कृताचार परिग्रह सुखासीन सुखासीनम परीक्षार्थानुपात्र। अब देखो ये वेबसाइट में लिखा हुआ है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही समझो। ये हमेशा नोट के रूप में आपके पास रहेगा, आपको कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं कुछ कुछ चीजें बदलाव करूंगा इस बीच में, कोई कोई चीजें और ज्यादा सहज बनाने का प्रयास करूंगा। तो कंटिन्यूसली आप उसको देखते रहोगे, अलग अलग दिनों में भी, तो आपको वहां कुछ वेरिएशन दिखेगा। उसमें मैं आपके लिए कुछ सहज बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये सूत्र बोलता है प्रातः, सुबह ही, रात में, अगर आपको किसी व्यक्ति के शरीर में प्राकृत नाड़ी देखना हो, प्राकृत नाड़ी और विधिपूर्वक नाड़ी देखना हो, और उसके शरीर के समुचित चीजें अगर आपको स्टडी करना है, तो उस व्यक्ति को सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे समझ में आया है, रात में उसको हल्का भोजन देना है। अगर पेट साफ सुबह नहीं होता तो थोड़ा सा कुछ पेट साफ करने वाली दवाइयाँ देनी है। दवाई खाएगा, सुबह कम से कम 4-5 बजे चकाचक पेट साफ हो जाए, उसके लिए उठेगा, बेग आएगा उसको मल का, बढ़िया पेट साफ हो जाए, उसके बाद उसने सोना नहीं है। लेटिन पेशाब होने के बाद नहाना है, नहाने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, भगवान की मतलब थोड़ा मन स्टेबल हो ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मन की विकृति भी हमारे शरीर के दोषों को बिगाड़ देता है। तो मन भी थोड़ा स्टेबल हो, और उसके बाद रोगी की नाड़ी देखा जाए सुबह सुबह खाली पेट। सुखासीन सुखासीनम परीक्षार्थानुपाचरित का मतलब होता है रोगी और वैद्य दोनों ही सुख से आसीन यानी बैठे हो, दोनों ही सुखासीन, जमीन पे बैठो, कुर्सी में बैठो, कहीं भी बैठो, सुखासीन, कंफर्टेबल होकर के बैठना है दोनों ने। जैसे रोगी आता है दौड़ करके, खड़े खड़े नाड़ी नहीं देखना है, खड़े होकर के नाड़ी नहीं देखना, मतलब जितना हो सके उसके शरीर के रक्त रस रक्त प्रवाह को स्टेबल करने का प्रयास करना है, उसमें चंचलता ना आए इसका प्रयास करना है। क्यों, भूख लगेगी तो पित्त थोड़ा बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी शरीर में, भूख लगेगी तो चंचलता बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा। स्टमक खाली होगा तो वायु बढ़ता है, जब वायु बढ़ता है तो नाड़ी में उसके प्रभाव कुछ दिखता है, फिर आपको ये नाड़ी कुशल है, अकुशल है, दोष युक्त है, कैसा है, थोड़ा पता नहीं चलता। इसीलिए भूख भी नहीं लगा हुआ हो, पेट खाली भी हो, वो ऐसा समय, जैसे सुबह सुबह भूख नहीं लगता इतना, पेट साफ हो गया, अभी लेटिन पेशाब हो गया, लेटिन पेशाब होने के तुरंत बाद भी नाड़ी नहीं देखना है, थोड़ा सा आराम करना है, बैठना है, सोना नहीं है, बैठना है। कोई मैगजीन पढ़ो, कोई पुस्तक पढ़ो, कोई अच्छे धार्मिक, ताकि आपका जो मन है स्टेबल हो जाए। नाड़ी कब नहीं देखना है, सद्य स्नातस्य सुप्तस्य क्षुतृष्णा तपसीलिनः व्यायाम श्रांत देहस्य सम्यक नाड़ी न विद्यते। सद्य स्नातस्य, जिसने अभी अभी स्नान किया है उसने नाड़ी नहीं दिखाना है। हमारे गुरु तो कहा करते थे कि अभी अभी जिसने स्नान किया है तुरंत नाड़ी देखना भी नहीं चाहिए, दिखाना भी नहीं चाहिए। सुप्तस्य, जो अभी अभी सोया हुआ है, एक तो सोए हुए की नाड़ी नहीं देखना, जो अभी अभी सो करके उठा हुआ है उसने देखना भी नहीं है, दिखाना भी नहीं है। क्षुत तृष्णा, भूख और प्यास की अवस्था में नहीं देखना, मतलब अब आप ये जिद करो कि भैया ऐसा खाली पेट आना है, अब वो बेचारा भूख के मारे तड़प रहा हो, इधर से आप नाड़ी देखो, तो भूखे अवस्था में, प्यास की अवस्था में नाड़ी नहीं देखना। आतपशीली ना, यानी कि वो धूप से होते हुए आया है, धूप में खड़ा है, आतप इज इक्वल टू धूप, गर्मी, तो भी नाड़ी नहीं देखना। क्यों, क्योंकि यह जो है उसके शरीर के दोषों को थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है, तो वो सम्यक नाड़ी ना विद्यते, अच्छी तरह से नाड़ी दिखता नहीं है। व्यायाम, कोई आदमी व्यायाम कर रहा है तो भी श्रांत देहस्य, कोई आदमी काम करके थका हुआ है तो थके हुए आदमी की भी नाड़ी नहीं देखना, व्यायाम करके वैद्य ने भी नाड़ी नहीं देखना,
श्रांत देह से थका हुआ वैद्य हो तो भी नहीं देखना। दोनों में ये सूत्र लागू होता है। भुक्तस्य खाया हुआ हो अभी, सद्य स्नातस्य ऊपर की बातें हो गया, अभी अभी नहाया हुआ, निद्रितस्य अभी निद्रा अवस्था में है या अभी सो करके उठा हुआ है, भूतावेशिनी रोदने, भूतावेशिनी शरीर में भूत प्रेतों का आवेश हुआ है, ऐसे वैद्य को भी, रोगियों की भी नाड़ी नहीं देखना है जिसके शरीर में भूत प्रेत का आवेश है। रोदने, कोई आदमी रोया हुआ है, जैसे बच्चे रो रहे हैं, माँ कह रही है बच्चे को नाड़ी देख लो, बच्चा रो रहा है, ना मैंने नहीं दिखाना। अब भाई जी कहते कोई बात नहीं हम देख लेंगे, उसके चारों ओर घूम रहे, माँ घूम रही बच्चे को लेकर के और वैद्य भी उंगली पकड़ करके घूम रहा है, नाटक जैसे हो रहा है। तो ये रोदन है, रोता हुआ आदमी के चाहे बच्चा कोई भी हो देखना नहीं है। सुंदरणांच संयोग है, अब ये इसके अर्थ बहुत सारे करते हैं। सुंदरणांच संयोग है, कोई लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं, इधर से लड़का उधर से लड़की, दोनों इकट्ठे हैं। अब वो दोनों में आपस के आंखें जूझ रहा है, एक से एक पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसके मन में काम भाव जागृत हो सकता है। क्या? अब काम भाव जागृत हो जाए तो फिर तो हो गया उसका सारा, धड़कन तेज, फिर तो नाड़ी में तो पता नहीं क्या ही दिखेगा उसको। तो सुंदरनांश संयोग है, इसका ये अर्थ है। मद्यपान है, दारू पिया हुआ, कोई भी ऐसे नशा पत्ता किया हुआ, मति भ्रम है, मति विभ्रमित हो रखा है उसके, भ्रम नाम का जो रोग है। मति भ्रमे का एक अर्थ हमारे गुरुजी ये लगाया करते थे कि अगर कोई आदमी नाड़ी या आयुर्वेद को, वैद्य को अगर वो उस भाव से नहीं देखता है, वो कहेगा कि यार नाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, चलो एलोपैथिक जाओ, जाकर के डायग्नोस करो, अच्छा ये नाड़ी में क्या पड़े हो। और सारे लोगों को दिखाते हो सर मेरा भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मानता तो नहीं है लेकिन देख लो, कुछ आ जाए तो अच्छी बात है। उसके कहते ना भैया नमस्कार जी आप जाओ, नहीं आपका दिखेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि भाव दोष और मन इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है। भाव का, भाव से भूखा हूं मैं, भाव ही वश सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव का बड़ा महत्व है। भगवान भी कहते हैं कि भाव से मेरे पास आओ, क्योंकि बगैर भाव के तो कोई बात बननी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस भाव से नहीं आया है कि वो आपके यहाँ आकर के नाड़ी दिखाए, तो जुड़ेगा नहीं। उसके भाव और आपके आयुर्वेदीय भाव दोनों जब जुड़े, तार से तार जुड़े तो ही बात बनेगी। अपस मारे, एपिलेप्सी जैसी अवस्था जब दौरा पड़ रहा है तो भी नाड़ी देखने कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नाड़ी सम्यक न विद्यते, नाड़ी दिखता नहीं है उस समय। कब करे नाड़ी परीक्षण? त्यक्त मूत्र पुरी सस्य। अब नाड़ी परीक्षण करने का चाहे बंदा दोपहर में आए, शाम को आए, कभी भी आए, ये सूत्र हर जगह लगेगा। मूत्र पुरी स त्यक्त, मल और मूत्र को जिसने पूरी तरह से निकाल रखा हो, पेशाब हो गया, लेटिन हो गया, सुबह से कब्जियत हो रखा है और नाड़ी देखने बैठोगे, इस सूत्र का मतलब तो उसके नाड़ी में कोई पता नहीं चलेगा, या अगर चलेगा भी तो वो स्टूल ही दिखेगा, अपान ही दिखेगा, जिस वजह से मल नहीं जा रहा है, मूत्र नहीं जा रहा है, वही दिखेगा, उसके अलावा बाकी चीजें नहीं दिखेगा। सुखासीन, सुखासीन से रोगिण, रोगी अगर ढीले या मतलब गड़बड़ तरीके से कहीं उबड़ खाबड़ स्थिति में बैठा हुआ है, जैसे एक छोटा सा कुर्सी 3 लोगों का, 5 लोग बैठे हुए हैं और वो नाड़ी दिखा रहे भाई, देखो सुखासीन, उसको प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ेगा। अंदर जानो कर स्थापी नाड़ी सम्यक परीक्षते, यानी कि नीचे जमीन में बैठ करके अपने हाथ को जानो यानी घुटने के बीच में ऐसे करके रख करके दोनों हाथ से ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जरा, ये ऐसा करके, ये यहाँ पर ना आपने रोगी को बोलना है इस जगह में हाथ को रखे, रोगी को क्या बोलना है, अंतर जानू, यहाँ पर हाथ को रख करके ऐसे, फिर आप जो है यहाँ ऐसे करके पकड़ो उसके कलाई में, दूसरे हाथ से, इस हाथ से नाड़ी देखना, इस हाथ से यहाँ पकड़ लिया, और ये आपका थंब जो है उसके इस भाग में,
क्षिप्र मर्म बोलते हैं इसको। क्षिप्र मर्म में आपका ये उंगली होना चाहिए, इस तरह से पकड़ करके रोगी के एक हाथ यहाँ, और रोगी को बोलना है यहाँ पकड़े, और आपका एक हाथ यहाँ ऐसे ग्रिप, और ये क्षिप्र मर्म में ये उंगली होना चाहिए, और कलाई यहाँ पर आपको ऐसे करके पकड़ना। कैसे पकड़ना वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो ये इसका पोजीशन है। रोगी को प्रॉपर नीचे बैठना है, या कहीं पर भी बैठे, सुखासीन प्रॉपर तरीके से बैठना। अंतर जानू आपका जो घुटना है, मतलब प्रॉपर तरह बैठा है, और ये जो है ऐसे करके अंतर जानू ऐसे सीधा करके, है ना, ज्यादा टाइट नहीं करना। ये कुर्सी के ऊपर भी ऐसे करके नहीं रखना है इसको, टेबल में कुर्सी में इसको रखना नहीं। ऐसे करके जैसे कुछ लोग करते हैं ना, ऐसे टेबल में कर देते, तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हल्का सा पहले ऐसे करके थोड़ा सा ये सर्कुलेशन को प्रॉपर करके हल्का हल्का करके मारना, अगर आपको स्पाइक नहीं लग रहा है तो। नहीं तो प्रॉपर अगर स्पाइक लग रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर उसको रोगी को बोलना है। यहाँ करने का मतलब है कि ये हाथ हिले ना, प्रॉपर ऐसे उसने ऐसे करके रखा है, ये हाथ हिलेगा ही नहीं उसका। ऐसे किया है तो कभी थक जाएगा, आगे पीछे होगा, ऐसे करेगा तो थकेगा नहीं। ये हो गया। उसके बाद आपने एक हाथ से ग्रिप यहाँ दूसरे हाथ से करना है, ताकि इसका भी मकसद ये है कि हिले ना। दूसरे हाथ से यहाँ पर रखना है, ग्रिप बनाना है। तो मतलब नाड़ी पकड़ते वक्त क्या ख्याल रखना है कि इसके हाथ हिलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम नाड़ी सिखाएंगे तो आपको हम बताएंगे कितना नीचे प्रेस करके जाना है, कितने नंबर में जाना है, और आप पहुंच गए 7 नंबर में और उसने हाथ हिला दिया, तो वो कैलकुलेशन प्रॉपर बनेगी नहीं। तो हाथ प्रॉपर पकड़ में आना चाहिए, हाथ हिलना नहीं चाहिए, वहां से मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना है। उत्तिष्ठन न परीक्षेत, उठा हुआ व्यक्ति, वैद्य उठ खड़े होकर के, और रोगी भी खड़े खड़े नाड़ी देखना भी नहीं चाहिए, दिखाना भी नहीं चाहिए। आप देखो वैद्यों के लिए एक शब्द है स्थिर चित्तो। अब रोगी की तो बड़ी सारी बातें हो गई, वैद्य कैसा होना चाहिए? रोगी का जो चित्त है, जो मन है, वो बड़ा स्थिर होना चाहिए। स्थिर से मन से याद आया कि हर नाड़ी सीखने वाले व्यक्ति को, जो नाड़ी सीखना चाहता है, जो नाड़ी में सफल होना चाहता है, उसको मेरा मानना ऐसा है कि किसी मंत्र का साधना मेडिटेशन के तरीका से करना चाहिए। हम लोग, हमारे एक भाई जी है अविनाश मल्होत्रा जी के करके, अभी क्लास में शायद वो नहीं आए होंगे। तो अविनाश मल्होत्रा जी बहुत अच्छा टेलीपैथी सिखाते हैं। सुना आप लोगों ने टेलीपैथी? प्रतिभा जी आपने सुना टेलीपैथी? यस सर। हाँ, तो टेलीपैथी वो सिखाते हैं। और हमारे जो पुराने जितने भी जो स्टूडेंट यहाँ पर मुस्कुरा रहे, यहाँ पर जो नाड़ी परीक्षण में हाँ सर। जिन्होंने बहुत ज्यादा दक्षता प्राप्त किया, विनोद राजपूत जी है, बलवीर जी है, ये सभी लोग जो नाड़ी में एक्सपर्ट हुए हैं, तो इनका भी ऐसा मानना है कि टेलीपैथी आपको सीखना चाहिए। मैं हमेशा, अभी कई महीनों से मैंने, क्योंकि नाड़ी का क्लास भी मैंने किया नहीं था, तो टेलीपैथी आपको जरूर हमारे यहाँ से अटेंड अगर आप करना चाहें, तो ये नाड़ी में आपके प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि स्थिर चित्तो, आपका जो मन है बड़ा स्थिर होना चाहिए। नाड़ी में चीजें वही पकड़ सकता है। देखो ना, नाड़ी है, उंगली आप लगा रहे हो, छोटी छोटी जो वाइब्रेशन है, छोटे छोटे जो तार, उसकी जो गति है ना, उसको पकड़ना है, उसके भाव को समझना है। तो ये तो तभी संभव होगा जब आपका मन स्थिर होगा, मन स्टेबल होगा। अगर मन स्थिर है ही नहीं, रोगी के नाड़ी में आप उंगली लगाए और इधर बच्चे को धपका रहे हो, उधर किसी को कुछ बोल रहे हो, ध्यान कहीं और चला गया, हे भगवान मेरे भैंस किधर चली गई, मेरी बकरी कहाँ चली गई, गाय किधर चला गया, आज जो है काम करने वाली भाई आई नहीं है, कपड़े कौन धोएगा, तो ध्यान उधर ही जाएगा। मैं मेडिटेशन करता था, और मेरा भी ऐसा मेडिटेशन पहले मैं करता था, तो जिस तरह से मेडिटेशन कराया जाता था, कभी तो ध्यान में कुछ आए, कभी कुछ आए, यार उसके दवाई बना रहा था कल भी बनाया नहीं, आज भी अगर नहीं बनाया तो मेरा तो दिक्कत हो जाएगा, पेशेंट बोलेगा ये क्या हो गया। मेडिटेशन करने बैठो, दिमाग उधर जाए,
मैं कहा यार ये तो बड़ा, लेकिन ये जो तरीका टेलीपैथी वाला जो हमारे जो वैद्य जी ने जो निकाला हुआ है, डॉक्टर अविनाश मल्होत्रा जी ने, इनका जो ये तरीका है ना, इन्होंने जो एक तरीका जो निकाला है, उसके बाद ये करना, आंख बंद करो, फिर ये सोचो, फिर ये करो, फिर ये नंबर, ये करो, ये करो, मतलब आपके दिमाग जो है बकरे की तरफ जाएगा ही नहीं यार। बलवीर जी, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल गुरुजी सही बोल रहे हैं। नहीं, आप टेलीपैथी में आप भी तो आए ही हो। नहीं अभी तक नहीं आया हूँ गुरुजी। अच्छा, बल कौन आया बलवीर टेलीपैथी नहीं में? आया है। बलवीर नहीं आया, मैं था टेलीपैथी में, प्रकाश सर थे, मैं था, प्रकाश सर थे। अच्छा, और हाँ, तो आप हाँ जरा बताइए। हाँ, वो होता क्या है कि जैसे पहले सांस प्रश्वास, माने सांस छोड़े, फिर सांस लें, फिर ओम का उच्चारण मतलब करें, वो जो फिर उन्होंने जो बनाया है ना, वो जो एक धारा प्रवाह जो बनाया है, उसके बाद ये करना, फिर ये इतना करना, फिर ये करना, मतलब आपका दिमाग कहीं और जाएगा ही नहीं आपका, मतलब उसी के अंदर मेरे वो नंबर बाई नंबर। मतलब मेरे को ना, जब से मैं मतलब जो उन्होंने जो चीज सिखाया, उसके बाद मैं जब वो करता हूँ, तो 1 घंटा मैं पहले तो संध्योपासन करता हूँ। तो संध्योपासन में 10-15 मिनट मेरा लग जाता होगा। तो वो जब गायत्री माला जाप करता हूँ, तो उसी बीच में मैं करता हूँ उसको। तो करते करते 1-1.5 घंटा, जी, मेरा उतना आजकल निकलने लगा। बड़ा मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मेरा ध्यान तब लगता ही नहीं था, अब आजकल लगने लग पड़ा, मतलब उस प्रक्रिया से, क्योंकि उसमें आपका दिमाग इधर उधर भगने का चांस ही नहीं है, उस दिशा में जाएगा, वो कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलता। तो वो तरीका अच्छा है। इसीलिए अगर आप लोग भी कहोगे कि सर वो हमें भी सीखना है ऐसा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर उनके पास टाइम होगा। वैसे तो टाइम होता ना, पता नहीं होता नहीं होता, काफी दिन से बात हुई नहीं है। तो अगर आप लोग करते बीच में कहे। मैं बात किया था उनसे, मैं बीच में बात किया था उनसे। अच्छा, हाँ, कि सेशन चालू कीजिए, क्या कि ठीक समय आने दीजिए, चालू चालू करते हैं। हाँ, तो उसको करना चाहिए, वो कम से कम भी ना, उसको करना चाहिए उनके सेशन। अभी हमारे नए स्टूडेंट है, अगर आप लोग कहोगे तो उस सेशन को हम स्टार्ट करा देंगे। वो अच्छा चीज़ है वो, मतलब उससे क्या होगा कि आपका माइंड बहुत स्टेबल होगा, मन आपका अगर चंचल होगा तो वो स्टेबल होगा, मतलब स्थिरता आएगी आपके वाणी में, बुद्धि में। बाकी और ओवरऑल बाकी चीजें जो है, वो तो क्या मिलना क्या न मिलना, वो तो एक बात की बात है। किसी के दिमाग पढ़ पाना, कोई क्या सोचता है उसको पढ़ पाना, होगा नहीं होगा, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम स्टेबल हो जाए, हमारा मन किसी के कलाई में उंगली रखेंगे, और फटाक से करके हमारे उसके सारी चीजें समझ में आने लगे। नाड़ी की वो तरंग एकदम समुद्र के ज्वार भाटा के तरह हमें ऐसे रियलाइज हो। हमारा तो मकसद ही यही है। और मुझे लगता है वो चीजें परफेक्ट होना है वहां से। इसीलिए आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि उस क्लास को आप लोग चाहो अटेंड कर सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं कहूंगा होगा नहीं होगा। अगर होगा तो मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगा, आप लोग चाहे तो उसमें मुझे मैसेज कर देना। अब नाड़ी देखने की तरीका कैसा है, हमने देखा कब देखना है, कैसे देखना है, कब नहीं देखना है, किस तरह से देखना है, सब कुछ। नाड़ी देखने का जो तरीका है, वो तरीका अब मैं आपको यहाँ पर एक शब्द यहाँ आया है, योग रत्नाकर में। योग रत्नाकर नाम का जो बुक है, उस बुक में थोड़ा सा नाड़ी के बारे में कुछ कुछ बातें है उसमें। देखो, भारत त्रयम परिक्षेत धृत्वा धृत्वा विमोचयेत विमृश्य बहुधा बुद्धिया रोग व्यक्तिम विनिर्देशित। इसका मतलब होता है, नाड़ी जो है, आप किसी भी व्यक्ति की कलाई में उंगली रखोगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता करके आज का क्लास, अब आप लोग सभी लोग अपने अपने, हार्दिक इधर आना, किसी भी व्यक्ति के कलाई को कैसे पकड़ना है, अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप लोग भी अपने अपने कैमरे को, अगर आपके आसपास में कोई होगा, आपके बच्चे, हस्बैंड, कोई भी, आप लोग सेनो राव जी, सभी लोग जरा कैमरे को ऑन रखिए। प्रतिभा जी, आपके कोई है आसपास में? देखिए जरा, ये व्यक्ति है किसी का, और अगर वो जेंट्स है तो उसके राइट हैंड, अगर लेडीज है तो उसके लेफ्ट हैंड।
पकड़ना है, इसके पीछे का क्या साइंस है वो हम बाद में करेंगे, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसे हमने पकड़ा, क्योंकि ये जेंट्स है तो इसका मैं यहाँ राइट हैंड पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे करके पकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा ग्रिप हो गया इस तरह से। देखिए ग्रिप मैंने कैसे पकड़ा है। ये जो उंगली है, इस उंगली से हम यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, या इस उंगली से भी हम यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। छिप्रमर्म, छिप्रमर्म, छिप्रमर्म का संबंध हमारे किडनी से, यानी अनुलोमन क्रियाओं से। अनुलोमन हमारी जो गति होता है, ऊपर से नीचे आने वाली जो व्यवस्था है शरीर में, उसका संबंध छिप्रमर्म से है। तो इसका ये गति सर्कुलेट करने वाली बातें होने की वजह से छिप्रमर्म हमने देखा। तो ऐसे ग्रिप करना है ताकि वो हिले ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है एक गांठ है, यहाँ पर देखिए जरा, ये उसको इसे देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मणि बंधा है, यहाँ पर ये देखिए मणि बंधा, यहाँ एक गांठ है, गांठ है। इस गांठ के थोड़ा सा नीचे पहले आपने इंडेक्स फिंगर रखना है, तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली। बाकी जो नए विद्यार्थी कोई भी सामने नहीं आ रहे, नए विद्यार्थी सामने नहीं आ रहे कोई भी, जो इस बार इस सेशन में आए, प्रतिभा जी आप डेफिनेटली इस बार के सेशन में आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि आप एक्टिव होकर के सामने बैठे हो। बाकी कोई भी स्टूडेंट सामने नहीं आ रहे, कहाँ चले गए सारे। कैमरे को खोलिएगा, आप मेरे वेबसाइट के इसमें सामने आ जाओगे आप। ए बी गुणानिधि जी, ए बी गुणानिधि जी और अर्पिता उपाध्याय। अर्पिता, अर्पिता सामने आ जाओ। बबुल, बबुल यूपी वाले, बबुल बबुल जी सामने आ जाओ। डॉक्टर प्रतिभा, प्रतिभा जी। यस सर। हाँ प्रतिभा जी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपने इंडेक्स फिंगर को सामने रखना है, जहां पर आपने कलाई में वो मोली बांधा हुआ है ना, जहां पर उसके ऊपर इंडेक्स फिंगर जाएगा। देखो जहां आपकी मोली है, मोली आपने जहां बांधा है उसके ऊपर इंडेक्स फिंगर रखिए। अब सिर्फ इंडेक्स फिंगर को रखना। हाँ, तो कोई सामने से बुलाओ जरा, वो सही रहता है। अपना नाड़ी तो देखते रहेंगे, किसी औरों के नाड़ी देखिए, वो सही रहता है। हाँ, अब इस बच्ची के राइट हैंड देखिए जरा। हाँ, अब ऐसे पहले ग्रिप बनाना है एक हाथ से, एक हाथ से ग्रिप बनाइए। जिस हाथ से आपने उंगली नाड़ी रखना, हाँ वो इस हाथ से ग्रिप, इस हाथ से आपने ये देखिए पीछे नीचे थंब यहाँ पर नीचे। हाँ हाँ, सिनो राव जी भी दिखा रहे हैं क्या? हाँ, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। राहुल शर्मा जी, आप तो पहले भी आते थे ना राहुल जी? गुरुजी नाड़ी की क्लास में पहली बार आया हूँ। ओके ठीक है, तो देखिए जरा। हाँ प्रतिभा जी, आप देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर में सबसे पहले स्पाइक दिखना चाहिए। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर स्पाइक, इंडेक्स फिंगर जो है उसके बीचों बीच एक तार की तरह स्पाइक बहना चाहिए। यस सर। उसके बाद मिडिल फिंगर, पहले इंडेक्स फिंगर में स्पाइक दिखने पर मिडिल फिंगर रखना है, प्रैक्टिस करने के लिए। बाद में तो न, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी मिडिल सर। फिंगर रखा, फिर उसके बाद रिंग फिंगर रखना है। यस सर। पहले रिंग फिंगर, पहले इंडेक्स फिंगर, पहले इंडेक्स इंडेक्स। फिंगर में स्पाइक दिखेगा, फिर मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर कहाँ रखना है? जहां इंडेक्स फिंगर है उसके बीच में एक तिल का गैप रहना चाहिए। जितना बड़ा तिल है ना, यस सर। जितना बड़ा तिल है उस तिल के बरोबर स्पेस जो है ना होनी चाहिए बीच में। बहुत ज्यादा ओके टाइट सर। नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं, मतलब कि स्पेस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके सर। फिर उसके बाद जब मिडिल फिंगर में स्पाइक दिखेगा, उसके बाद फिर धीरे से देखना है, रिंग फिंगर को रखना है। रखना है इसका मतलब क्या है? पहले मैंने इंडेक्स फिंगर को रखा, मुझे स्पाइक दिखाई दिया,
बीचों बीच स्पाइक लगेगा, मतलब उंगली ऐसे रखना है एकदम सीधा। नाखून अगर आपका लंबा है तो स्किन में एकदम जैसे आप प्रेस करोगे तो दर्द होना शुरू होगा अपोजिट वाले को। तो नाखून के बगल वाला जो ये है ना, जो ये वाला पॉइंट है, ये वहां टिकाना है अपने, ऐसा नहीं रखना है, ऐसे फ्लैट नहीं रखना है, ऐसे रखना है सीधा। नाखून के बीच, नाखून के थोड़े से आगे ये वाला जो पॉइंट है ये होना चाहिए, वहां स्पाइक लगेगा। तभी जाकर के जब आप धातु लेवल में जाके चेक करोगे उस नाड़ी को दबा करके तो वो स्टेबल रहेगा नाड़ी, नहीं तो फिसल जाएगा। मतलब नाड़ी को फिसलने नहीं देना है कुल मिला के। मिडल हाँ, फिंगर, फिसलने नहीं दिया। हाँ जी, जी सर, ठीक है सर, समझ आ हाँ। रहा है। फिर मिडल फिंगर में देखा कि आपका प्रॉपर स्पाइक लग रहा है कहीं भी। फिर रिंग फिंगर को इधर उधर ढूंढना है, रिंग फिंगर को कहाँ पर स्पाइक लग रहा है। कभी कभी लोगों का ना, थोड़े से जो बुजुर्ग होते हैं, कुछ कुछ लोगों का ना रिंग फिंगर यहाँ होता है, मिडल फिंगर इतना नीचे होता है, इंडेक्स फिंगर यहाँ रखा, मिडल फिंगर यहाँ नीचे दिखता है, और नाड़ी जो उसकी आगे पीछे हो जाता है। उसमें गैप आ जाता है सर। हाँ, ठीक है, 3 उंगली रखा आपने। जी। फिर उसी तरह से आपने अभ्यास करना है, फिर उंगली को छोड़ना है तीनों, फिर नीचे करना है। इसी तरह से नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है। एक सेकंड, राहुल जी बताइए क्या कह रहे हो। गुरुजी जो पहली जो इंडेक्स फिंगर रखनी है, तो जो ये हमारा यहाँ पे जो ये अंगूठा हाँ यहाँ हाँ पे जो हाँ खत्म हुआ है, हाँ। उसके बाद ये हड्डी यहाँ पे ना एंड हो जाती है, उसके जस्ट नीचे नीचे नीचे, रखनी है। जस्ट नीचे, अच्छा। जहाँ हड्डी है, मतलब कुल मिला करके ज्यादा नहीं सोचना, जो हड्डी है थोड़ा स्लाइड करके आगे की ओर चले जाओ। हड्डी में जहां आपको स्पाइक लगता है वहां उंगली रखना है कुल मिला के। प्रवीण जी, हाँ, जहां इंडेक्स फिंगर में प्रॉपर स्पाइक लग रहा है वहां पर उंगली रखना है। कुल मिला करके जी क्या ठीक है, है ये। हाँ सही है सही है, लेकिन ऐसे करके रखना है। देखिए ऐसे, हड्डी अगर के आपने नीचे अपना हल्का नाड़ी सा देखना गड्ढा है बना तो हुआ है। अपना नाड़ी देखना जी है ना, अगर तो ये देखो थंब यहाँ पर रखो। हड्डी के नीचे हल्का सा गड्ढा बना हुआ है, जी जी। पहला उंगली उसी पे। देखो ये थंब को यहाँ रखो। प्रतिभा जी देखो थंब मैंने कहाँ रखा, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करो, ये रहा। बस बन गई। अपना नाड़ी चेक करें, कैसे भी चेक कर सकते हो। ऐसे करने में थोड़ा मुझे असुविधा होता है, जब मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत अच्छा मैं देखता हूँ, ऐसा, ये रहा। लेकिन जब दूसरे की नाड़ी देखते हैं तो ऐसा, इस तरह से करने में सही रहता है, वो ग्रिप बनता है अपने में। ये रहा। तो सबसे पहले इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, फिर मिडल फिंगर, फिर रिंग फिंगर। तीनों उंगलियों में पहले तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, तीनों उंगलियों में अलग अलग करके रखना है। तीनों उंगली एक सीध में होना चाहिए। एक सीध का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये छोटा सा नाड़ी है अंदर बहने वाली, अब ये तीनों उंगली ना बीचों बीच होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो ऐसा भी नहीं हो, तीनों उंगली। ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के नीचे जो तार बह रहा है, नाड़ी बह रहा है, उसके जस्ट सामने बरोबर मिडल और रिंग भी होना चाहिए। मतलब जब आपके उंगली में जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो एक सीध में होगा। क्या होगा, एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिडल फिंगर थोड़ा पीछे से जा रहा है, रिंग फिंगर पता नहीं आगे नाखून के बगल में जा रहा है, इंडेक्स फिंगर बीचों बीच में से होते हुए जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए तीनों उंगली, एक लाइन में। मुझे अब कुछ आप लोग प्रैक्टिस करिए। हाँ जी, कुछ गैप भी होना चाहिए या नहीं भी? थोड़ा सा एक राई के दानों बराबर गैप, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। बिल्कुल कम टाइट करोगे तो बाद में धातु देखने में दिक्कत होगी, और ज्यादा स्पेस दोगे तो भी पता नहीं चलता फिर। ठीक है, चलिए जरा प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे करके ग्रिप बनाइए जरा। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना, आपने यहाँ करना है, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर ऐसे करके, ये मैं आपको आपके आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रिप बनाइए, तीनों उंगलियों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रखिए। सबसे पहले ये देखिए कि तीनों उंगलियों में स्पाइक है क्या, अगर है तो एक सीध में होना चाहिए।
लेकिन सबके 3 उंगली में स्पाइक नहीं होता, किसी का 1, 2 या 3। अब आज आपने प्रैक्टिस, कल तक क्या करना है, परसों तक उसको 3 उंगली है तो एक सीध में नीचे तक लेके जाइए, प्रेस करते हुए नीचे तक प्रेस करते हुए जाना, फिर रिलीज करते हुए आना। प्रेस करना नीचे की ओर, डाउन टू डाउन जाना है और उतना डाउन जाना है जितना कि नीचे जाकर के स्पाइक पूरा ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करना है उंगली को। उंगली रिलीज, उठाना नहीं है, स्किन को रिलीज करना है। जस्ट रिलीज करने से वो जो उसकी जो वॉल्यूम है, नाड़ी का जो वॉल्यूम है, वो धीरे धीरे उभरता जाएगा। जो आपने पिचकाए थे वो धीरे धीरे उभरता जाएगा और स्पाइक हो रहा है। ऊपर जैसे जैसे ऊपर आओगे स्पाइक की क्वालिटी भी आपको अलग अलग होता हुआ जाएगा। तो ऊपर ये सबसे एंड में जहां पर जाकर के स्पाइक पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जहां स्पाइक लगना बंद हो गया, लेकिन कलाई में स्किन से उंगली हटाया नहीं है, लेकिन स्पाइक बंद हो गया लगना, वो एंड ऑफ टिप ऑफ द सुपरफिशियल बोलते हैं उसको, सुपरफिशियल। 0 नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे नंबर होंगे और इतना वेरिएशन आप में होना चाहिए। 0 नंबर यानी जहां स्किन के ऊपर जहां स्पाइक नहीं लग रहा है। 1 का मतलब है जहां पर स्पाइक थोड़ा नीचे जाने पर पहली बार स्पाइक जिस जगह में होता है वो 1 है। ऐसा करके उसी अंतराल में आपने उसको प्रेस करते हुए 8 का मतलब है, 8 नंबर का मतलब है जहां डीप में, डाउन लेवल में जहां स्पाइक पूरी तरह से बंद हो जाता है। करिए जरा सभी लोग और मुझे बताइए। पहले नंबर में 0, 0 का मतलब है उंगली जैसे ही आप कलाई में रखोगे, जहां पर कलाई में रखोगे, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो डाउन में जाइए, 8 में जाइए, जहां स्पाइक पूरा ही बंद हो जाता है। इतना दबाइए कि स्पाइक बंद हो जाएगा। पहले 3 उंगलियों को सही तरीके से रखना है, एक एक करके उसको अंदाज लगाते हुए उसको दबाना है। उसके बाद फिर डाउन जाना है, धीरे धीरे जाइए, आंख से आप ध्यान देना है, वही मेडिटेशन की यहाँ बड़ी जरूरत होती है। धीरे 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 डाउन जाइए, डाउन जाइए, डाउन जाइए, 0 में मतलब कि 8 में पहुंच गए, यानी कि अभी कोई स्पाइक लग नहीं रहा है। उसके बाद धीरे 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 रिलीज करते हुए आइए, करते हुए आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आते 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 उंगली में फिर दोबारा स्पाइक लगना बंद हो गया। ये है 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कल्पना करते हुए जाइए, जिस प्रकार से जब कोई आदमी यहाँ से चंद्रमा की दूरी नापता है तो काल्पनिक एक रेखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, तो अंदाज निकल जाता है। उसी तरह से वो समूचा नाड़ी जहां आप दबा रहे हो, एक कल्पना करिए कि इतने दबाने से ये पूरा पिचक रहा है, यानी स्पाइक बंदा हो रहा है, और इतने ऊपर आने से 0 सुपरफिशियल स्पाइक नहीं लग रहा है। इसके बीच में हमें 8 भाग करना है, इसके बीच में, या 8 भाग भी नहीं करना है तो 4 भाग ही कर लो। हम तो 4 ही, इसमें नाड़ी में 4 तरह के वेरिएशन को हमने देखना है। 4th स्टेज में हम नाड़ी को हम समझेंगे, दोष, शब्दोष, धातु और ये सारी चीज करके। तो आपने 1 2 सुपरफिशियली 1 2 और डीप में 8 एंड 7, बस 8 7 6। देखिए 0 1 2 6 7 8, 0 1 2। इसको करने का आप लोग चाहो तो नोट कर लो। पहले 8 में जाना है, डीप में चले गए 8, 8 यानी कि 0 मतलब है नहीं, कोई स्पाइक ही नहीं है, 8। उसके बाद जरा सा रिलीज किया, थोड़ा थोड़ा स्पाइक आना शुरू किया, ये हो गया 7। थोड़ा सा ऊपर आए, बढ़िया सा स्पाइक लग रहा है, ये हो गया 6। उसको उंगली को धीरे धीरे रिलीज करना है। अब 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, इसको हमने छोड़ दिया, ये हमारा हो गया, वो हमने देख लिया। 6 के बाद धीरे 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 ऊपर आइए, जहां पर 0 आ रहा था, अब जहां 0 यानी कोई स्पाइक नहीं लग रहा है, ये 0 हो गया। जरा सा नीचे जाइए 1, थोड़ा जहां पहली बार स्पाइक लगेगा किसी उंगली में 1 है, और थोड़ा और नीचे जाइएगा तो बट जब क्लियर स्पाइक होने लगे, क्लियर का मतलब हर जगह तीनों उंगलियों में, या मतलब अच्छा सा स्पाइक होने लगे, तो ये हो गया 2। तो 0 यानी सुपरफिशियली 0 जहां स्पाइक नहीं है। 1 का मतलब ऊपर से नीचे जाते वक्त पहली बार जहां स्पाइक लगे, थोड़ा थोड़ा लगेगा, कहीं भी लगेगा, पहली बार टच होगा वही 1 है, ध्यान देना।
0 से पहली बार जहां टच होगा, स्पाइक जहां टच करेगा, जहां वाइब्रेट होना शुरू होगा वो 1 है। उसके बाद जरा सा नीचे जाओगे, जहां बढ़िया सा खोल करके स्पाइक होगा वो हो गया आपका 2। उसके बाद 8 में जाना है सीधा। 8 जहां पर स्पाइक नीचे पिचका दिया आपने, पूरा स्पाइक बंद हो गया, वो हो गया आपका 8। जरा सा आपने उसको रिलीज किया, पहली बार कहीं कहीं स्पाइक लग रहा है, तो ये हो गया आपका 7। उसके बाद जरा सा रिलीज करोगे, अच्छी तरह से स्पाइक आपका आना बंद शुरू हो गया, बढ़िया सा स्पाइक दिख रहा है, खोल करके स्पाइक आ रहा है, वो 6 हो गया। 6 में जाना है, फिर 7, फिर 8। 6 7 8 के साथ खेलना है, 0 1 2 के साथ खेलना है। क्या 6 7 8 0 1 2 6 7 8 8 7 6 6 7 8, ज्यादातर 6 8 7 6 6 7 8 8 7 6 8, पहले नीचे गए, फिर 7, फिर 6, फिर 6 से 7 में जाना है, फिर 8 में जाना है, ये हो गया। फिर नीचे से ऊपर आओगे तो पहले 0 में आना है, फिर 1 में, फिर 2 में, 2 से फिर 1 में, फिर 0 में, फिर 8 में गए, 7 6 6 से फिर 7 8, फिर नीचे आए 0, नीचे से ऊपर जाना है 0 में। आ रहा है आपको प्रवीण जी, समझ में आया मैंने क्या क्या बोला है? कोई हाँ है जी, हाँ जी। ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, बताइए। नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अब इसी 6 7 और 8 0 1 2 से हम हर तरह के डायग्नोस करेंगे, किसका लीवर में प्रॉब्लम है, किसके हार्ट में प्रॉब्लम है, किसको समस्या होने वाला है, कौन क्या खा के आया है, कौन क्या सोचता है, सब के सब उसके माया जाल जो है इसी नंबर के ऊपर डिपेंडेड है। अब हम जहां पर भी आप कभी आपको कहेंगे आपने 7 नंबर में जाना है, अब ये पूछना नहीं है कि हमें कितने नीचे जाना है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है। कम से कम हर रोज आपने 10-10 लोगों के नाड़ी देखना है, अलग अलग, ठीक है। और जो मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। मेरे वेबसाइट में जाइए, वहां पर जन्म प्रकृति के बारे में लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा, चलो उसको अच्छी तरह से पढ़िए। नाड़ी को लेकर के मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखा हुआ है, एक एक करके उसको पढ़िए, सारा नोट करिए, ठीक है जी। गुरुजी एक बार थोड़ा सा और क्लियर करना, 6 7 8 को थोड़ा सा। देखो 8 का मतलब है पूरा डीप, जहां पर जाकर के स्पाइक बंद हो जाए। अच्छा, स्पाइक बंद हो जाए, इसमें भी ये है कि जिसके धातु लेवल में कोई प्रॉब्लम है, यानी स्त्रियों में ज्यादातर ये दिखता है, जिसके आर्तव से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसका जिसका जो है कि एंडोमेट्रोसिस है, जिसको फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, तो डीप में जाकर के भी उसको स्पाइक बंदा नहीं होगा, ज्यादातर किसी किसी में होता है, लेकिन ज्यादातर स्पाइक जो है डीप में भी बंदा नहीं होता, 8 नंबर में भी कहीं ना कहीं स्पाइक होता है, तो वो अलग बात है। तब तो आपने ये पूछना है कि उनके शुक्र या आर्तव से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, पुरुष में भी ऐसा होता है, अगर उसके स्पर्म में कोई ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो 8 नंबर में भी स्पाइक नहीं होगा। वो भी हमें बहुत सारी उसकी भी वेरिएशन है, वो बाद में हम देखेंगे कि वो उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है। अगर वहाँ स्पाइक लग रहा है तो उसका पीसीओडी है, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है, क्या कुछ है, अलग अलग उसकी क्वालिटी स्पाइक की, उसके हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन रूट वही है, स्पाइक उसी तरह मतलब उसी एक ही जगह में होगा, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा अलग है। तो 8 का मतलब है डीप में चले गए, जहाँ स्पाइक बंदा हो गया, थोड़ा सा रिलीज करना है, जहाँ पहली बार स्पाइक होगा नीचे से ऊपर आते वक्त, वो 7 हो गया, थोड़ा सा और ये आप करते रहो, अभ्यास से आपको पता चलेगा। अदरवाइज हम परसों मिलेंगे तो परसों हम चर्चा करेंगे। कल हमारा आयुर्वेद का क्लास होगा, तो अगर आप लोग चाहोगे कि इसी नाड़ी परीक्षण के अमाउंट से नाड़ी ये आयुर्वेद के क्लास भी अटेंड करना चाहे, तो उसमें मैं आप लोगों को दे दूंगा 1 महीने तक फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने तक आपको आयुर्वेद की क्लास भी दे दूंगा, जहाँ प्रवीण जी और भी बहुत सारे लोग क्लास में आते, उस क्लास को आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप इंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि एनी हाउ किसी भी तरह से आपको आयुर्वेद पढ़ना है, सीखना, तभी आप नाड़ी में एक्सपर्ट हो सकते हो। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।